दोस्तों, अगर आप और चैनल्स की डरावनी भूतिया कहानियां सुनना पसंद करते हैं लेकिन आप कुछ नया भी देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आपने कई चैनल्स पर भूतिया कहानियां सुनी होंगी जिसमें एक टॉपिक खास होता है कि एक आदमी कहीं पर गया, उससे भूत चिपक गया, वो बीमार होने लगा, किसी बाबा के पास गए, किसी तांत्रिक के पास गए, झाड़ फूक कराई, वो ठीक हो गया। इसके बाद कहा गया कि वो दोबारा ये काम नहीं करेगा। ऐसी कहानियां सुन सुनकर आप पक गए होंगे, और अगर ऐसी कहानियों से बोर होने के बाद आप इस चैनल पर आए हैं तो यकीन कीजिए, इस चैनल पर आपको ऐसी डरावनी, रोमांचक और सच्ची कहानियां सुनने को मिलेंगी जो सच में आपको अंदर तक डरा देंगी। आज इस वीडियो में अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो बिल्कुल सही शुरुआत की है आपने। आज मैं एक ऐसी खौफनाक कहानी लेकर आया हूं जिसमें आप कई बार डरेंगे। और अगर आप इस चैनल के पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता है इस चैनल पर कैसी कैसी कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें भेजी है मनीष जी ने, और इस कहानी को पढ़कर सच में मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगा था। मनीष जी रहने वाले हैं इंदौर के बाहरी इलाके में। जो नए नए शहर बस रहे हैं वो भी इसका हिस्सा ही बन रहे हैं। और ऐसे ही एक शहर के निवासी हैं मनीष जी। मनीष जी की उम्र है 23-24 साल। उन्होंने ग्रेजुएशन की है लेकिन अभी तक काम करना शुरू नहीं किया था। इसके बाद जो उनके दोस्त थे उन्होंने अपनी ही एक कंपनी में उन्हें काम दिलवा दिया। 10-15 हज़ार शुरुआत के लिए काफ़ी थे, और अपने दोस्तों के साथ ही मनीष भी काम करने लगे। लेकिन ये उम्र थी मस्ती करने की। अभी अभी कॉलेज से निकले थे, काम करने की ज़्यादा आदत नहीं थी। वक्त का इंतज़ार किया करते सब दोस्त, कब शाम के 6 बजे हम घर आएँ, क्रिकेट खेलें, बाज़ार में घूमने के लिए जाएं, मौज मस्ती करें, और यही वो पूरा दिन बस सोचते रहते थे। इस तरह हर रोज़ की तरह इस बार भी शाम के लगभग 6 बजे वो क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड की तरफ जा रहे थे। ये जो क्रिकेट ग्राउंड थी ना, ये काफ़ी दूर थी उनके घर से। उन्हें चलकर वहाँ पर जाना पड़ता था। अब सबके पास बाइक तो थी उनके पापा की, लेकिन शाम को बाइक मिलती नहीं थी। खास काम के लिए वो बाइक मिला करती थी, ऐसे सिर्फ खेलने के लिए ग्राउंड में जाना है इसलिए इनको बाइक मिला नहीं करती थी। तो चलकर इन्हें लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अब ये जिस रास्ते से जाते थे वहाँ एक शमशान घाट पड़ता था। आसपास जंगली सा इलाका था, बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, और वहाँ कभी कभी ये रुक कर बातें किया करते। कभी कभी वक्त रात के 8 बजे का हो जाता, वो उस जो कब्रिस्तान है ना उसके पास खड़े होते और बातें कर रहे होते। इस तरह उन्हें कभी भी ये डर नहीं लगा कि कोई भूत प्रेत उन्हें परेशान कर सकता है। इस बार भी खेलते खेलते 8 बज गए थे। अब 8 बजे अंधेरा हो चुका था। काफ़ी समय वो ग्राउंड में बैठे रहे। अब उनके पेरेंट्स उन पर भरोसा करते थे क्योंकि सभी बिल्कुल कैरेक्टर से सही थे। कोई ऐसी हरकत उन्होंने बचपन से अब तक की नहीं थी। कभी कभी खेलते खेलते थोड़ी देर हो जाया करती थी। इस बार भी लगभग 8 बजे के करीब वो वापस आने लगे थे, लेकिन घर पहुंचने में भले ही 1 से 2 किलोमीटर का सफ़र था, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगा दिया करते थे। अब दोस्त ऐसे होते हैं ना, बातें करते करते कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। वो भी ऐसा ही कर रहे थे। तब बातें करते करते वो उस कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहे थे। उनमें से एक दोस्त कहने लगा, यार कब्रिस्तान के पास से हम गुजरते हैं, हर कोई कब्रिस्तान के पास जाने से भी डरता है, और हम तो कब्रिस्तान के सामने से हर रोज़ गुजरते हैं, हमें तो भूत नज़र नहीं आया। तब मनीष कहने लगा कि भूत होते हों तभी तो नज़र आए ना, ये बस किस्से कहानियों का हिस्सा होते हैं। उसने कहा कि मैंने कई सच्ची कहानियां सुनी हैं। उन सच्ची कहानियों में क्या बताया जाता है, अंधेरे में गए, एक भूत नज़र आया, हम भागना शुरू हो गए, उसके बाद हम घर पहुंचे, बहुत डर गए, बीमार हो गए, कहानी खत्म। उसने कहा इसमें यार भूत नज़र आया, बस कोई परछाई दिखी होगी किसी जानवर की, भूत कहकर डर कर घर आ गए, यार सारी झूठी कहानियाँ होती हैं, भूत वूत होते ही नहीं। अब मनीष अपने दोस्तों को ये कह रहा था कि भूत नहीं होते, और उसके दोस्त कह रहे थे कि हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, हमारे रिश्तेदारों के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। अब दोस्तों में बहस होना शुरू हो गई थी। जैसे संसद में बहस होती है ना, उससे भी ज़्यादा खतरनाक बहस अब उनमें हो रही थी। वो मानने को तैयार ही नहीं। जैसे विपक्ष वाले, आप चाहे जो मर्जी करें, विपक्ष वालों का काम होता है कि आपकी बात माननी ही नहीं है, आप जो मर्जी कर लें आपकी बात मानी नहीं जाएगी। और यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा था। अब एक आदमी था मनीष, जो कह रहा था भूत नहीं होते, बाकी सब विपक्ष वालों की तरह भैया भूत होते हैं। अब किसी के पास प्रूफ नहीं था, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं।
इस तरह बहस बढ़ती गई। इसके बाद मनीष ने कहा, मैं साबित कर सकता हूँ, अब कब्रिस्तान पास में ही तो है, अगर मैं इस कब्रिस्तान के अंदर चला गया और मुझे कोई भूत नज़र नहीं आया तो साबित हो जाएगा। अब उसके दोस्त चुप। फिर वहाँ पर मनीष कहने लगा, मेरे साथ चलो, अगर हमारे सामने कोई भूत आ गया मैं ज़िंदगी भर मानूंगा कि भूत होते हैं, कभी भी मना नहीं करूंगा, तुम सबके पैर धोकर पीऊंगा। अब उसके दोस्त डर रहे थे, वो तो भूतों से डरते थे ना, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम कब्रिस्तान में नहीं जाने वाले। अब मनीष को पता लग गया कि ये अब झुकना शुरू हो गए हैं, तो वो चौड़ा होकर कहने लगा, चलो मेरे साथ, मैं तो डरने वाला नहीं, चलते हैं कब्रिस्तान के अंदर। अब सब दोस्त डर गए थे, वो वहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन फिर भी क्योंकि मनीष उन पर चढ़ना शुरू हो गया था, ऐसी बेइज्जती वो महसूस नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने एक शर्त रखी, हम सब 100-100 रुपये डालते हैं, इस तरह से 500-700 रुपये बन जाएंगे। अब ये 500-700 तुम्हें तब मिलेंगे अगर तुम रात के 12 बजे से 3 बजे तक इस कब्रिस्तान में बिताओ और वीडियो बनाओ। अगर यहाँ पर कुछ हुआ तो तुम हमें बताना, तुम कॉल करना, पहले तो 12 बजे यहाँ पहुँचना, 1 बजे कॉल करना कि मैं कब्रिस्तान में हूँ, सबको वीडियो भेजना वक्त देखकर, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे निकलने की। हम सब मान जाएंगे कि तुम कब्रिस्तान में आए, तुम्हें भूत नज़र नहीं आया, और हम सब भी मान जाएंगे कि कब्रिस्तान में 12 बजे से 3 बजे कोई रहकर गया, उसे भूत नज़र नहीं आया। अब ये बात थोड़ी सी मुश्किल भरी थी मनीष के लिए। अब वो रात को 12 बजे से 3 बजे तक कब्रिस्तान में रह सकता था। परेशानी भूत की नहीं थी, परेशानी पापा की थी। पापा रात को बाहर निकलने नहीं देते। अब भूत से ज़्यादा खतरनाक उसके पापा थे, जो कि आर्मी में रह चुके थे। अब वो रिटायर थे आर्मी से और एक सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करते थे, लेकिन रुतबा वही आर्मी वाला, और जब पीटते थे बिल्कुल आर्मी की तरह पीटते थे, जैसे दुश्मन की पिटाई होती है ना, वैसी पिटाई होती थी अगर कोई बड़ी गलती की जाए। और ये एक बड़ी गलती होती। 12 बजे से 3 बजे कहाँ पर थे पापा, तो पूछते। अब मनीष सोचने लगा कि कैसे करूं। दोस्त कहने लगे थे कि यहाँ शर्त लगी है, और अगर जीते तो पैसे मिलेंगे, अगर हारे तो बेइज्जती होगी बहुत ज़्यादा, ताउम्र हम तुम्हें गुलाम बनाकर रखेंगे, इतनी बेइज्जती करेंगे। अब मनीष की इज्जत दांव पर लग गई थी। अब उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी कि देखो यार, बाहर निकलने में तो मदद करो, मैं भूतों की शर्त लगा चुका हूँ, पापा की शर्त थोड़ी ना लगाई है। अब दोस्त ने कहा ठीक है, अब पापा को हम समझाएंगे। सब दोस्त पहुँच गए अब मनीष के घर। कहने लगे, देखिए अंकल, हम सब इकट्ठा होकर पढ़ना चाहते हैं। अब ये रोहित है ना, इसके घर में सब इकट्ठा हो रहे हैं, रात को मस्ती करेंगे, पढ़ेंगे, आप मनीष को जाने देंगे या नहीं? अब मनीष के पिता पहले थोड़ा मना कर रहे थे, फिर क्योंकि अब 23-24 साल के सब थे तो पढ़ने की बात कर रहे थे, कोई आगे एग्ज़ाम्स आने वाले थे, कोई नौकरियों के लिए, तो उन्होंने सोचा चलो जाने देते हैं। तो मनीष के पिता ने मनीष को बाहर जाने दिया। अब रात के 10 बजे मनीष रोहित के घर था। इसके बाद बाकी दोस्त भी वहाँ पर, क्योंकि बाकी दोस्तों के घर भी आसपास थे और उन्होंने भी बता दिया था कि रोहित के घर हम जाने वाले हैं। इसके बाद सब दोस्त रोहित के घर। अब जो रोहित था उसके पापा शराब पिया करते थे रात के लगभग 10 बजे। शराब पीने के बाद उन्हें कोई सुध बुध नहीं रहती थी। अब रोहित के पिता को उसकी मम्मी संभालती, रोहित अलग कमरे में। अब सब दोस्त इकट्ठे आए हुए हैं तो उन्हें भी कोई परेशानी नहीं थी, ठीक है, अपनी मस्ती करेंगे। इसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता गया, अब मनीष को थोड़ा डर भी लग रहा था। अब अकेले जाने में डर तो लगता है, लेकिन उसके जो दोस्त थे ना, वो ये समझ नहीं रहे थे कि उनका एक दोस्त अकेला कहीं जा रहा है। कुछ उसके साथ हो गया ना, जिम्मेदारी सबकी होगी, और ख़ास तौर पर रोहित की। लेकिन उनकी उम्र उन्हें सच बता नहीं रही थी। इस तरह धीरे धीरे 11:30 का समय हुआ और सब कहने लगे, चलो मनीष, जाने का समय हो गया, ये लो मोबाइल, इसमें वीडियो बनाकर लेकर आना और फ़ोन करते रहना। अब मनीष चल पड़ा उस तरफ। अब कब्रिस्तान के उसे अंदर जाना था, बार बार वीडियो कॉल करनी थी, वीडियोस बनाकर भेजनी थी, जिससे पता चल पाता ये समय हो गया है, यहाँ पर हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अब जो मनीष था उसने सोचा था कि मैं सीधे कब्रिस्तान में जाऊँगा, BGMI खेलूँगा और 3 बजे वापस आ जाऊँगा। अब BGMI यानी कि PUBG खेलते खेलते समय का पता ही नहीं चलता। 2-3 मैच जीतूंगा, आराम से नींद भी नहीं आएगी और वापस आ जाऊंगा 700 रुपये अपने। इससे खाने पीने का जुगाड़ हो जाएगा और थोड़ा रॉयल पास भी मिल जाएगा। ये प्लान बनाता हुआ, ये खुशी के लहजे से चलता हुआ
अब मनीष सीधा कब्रिस्तान पहुंचा था। आप भूतों पर यकीन करते हो या ना करते हो, जब अंधेरे में पहुंचते हैं ना, दिमाग में ख्याल अजीब अजीब से आने लगते हैं। इतना सन्नाटा था कि उसे लगने लगा जैसे उसके दिल की धड़कन की आवाज़ भी उसे सुनाई दे रही है। वो जो गेट था ना, वो बंद था। रात को कब्रिस्तान के गेट बंद कर दिए जाते हैं ताकि कोई भूला भटका भी उस कब्रिस्तान के अंदर ना चला जाए। अब वो गेट को फांद कर दूसरी तरफ जाना था, तो मनीष धीरे धीरे उस गेट पर चढ़ा, दूसरी तरफ उतरा। उसके बाद अब वो पहुंच गया था कब्रिस्तान के अंदर। कब्रिस्तान के अंदर पहुंचते ही उसकी जो सांस फूलनी शुरू हो गई। वो भूतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन भूतिया फिल्में उसने भी देखी थी। हम यकीन नहीं भी करते, लेकिन 1% हमारा दिमाग कहता है अगर निकल आया भैया फिर क्या करेंगे। अब ये ही 1% दिमाग 99% दिमाग के हिस्से पर हावी होने लगता है। उस पर भी यही हो रहा था। पहले वो मानता ही नहीं था, अब लगने लगा था कि नज़र आ गया ना तो मैं इस तरफ से भागूंगा। ये वाली छोटी दीवार है, यहाँ पर ईंटें बाहर की तरफ निकली हुई हैं। बाहर से आने के लिए गेट का इस्तेमाल करना पड़ता, अब भागने के लिए बाहर की तरफ ना ईंटों पर चढ़ूंगा, सीधा उस तरफ जाऊंगा। ये हाल हो गए थे कि पहले वो भूतों पर यकीन नहीं करता था, अब उसे लगा था भूत नजर आए तो बाहर की तरफ इस तरफ से भागूंगा। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, वहाँ कई सारी कब्रें बनी हुई थी। अब हर एक कब्र के ऊपर कुछ फूल लगे हुए, किसी के ऊपर बेलें लगी हुई, किसी के ऊपर जैसे झाड़ियाँ उगी हुई। अब इतनी झाड़ियाँ सी बनी हुई थी कि वो डर डर कर आगे बढ़ रहा था। अब जो वीडियो बनानी थी कब्रिस्तान के अंदर से बनानी थी, बिल्कुल एक तरफ से नहीं बनानी थी। अचानक एक आवाज़ ने उसे डरा कर रख दिया। वो कांप गया था। उसकी जेब में जो मोबाइल था वो बजा था। वो एकदम से थर्रा गया। एक तो उसने जो म्यूज़िक लगाया हुआ था वो भी अजीब सा लगाया हुआ था। जैसे ही उसने फ़ोन निकाला, उसके दोस्तों का फ़ोन, वो कमीने फ़ोन कर रहे थे। अब इसकी सांस ऊपर से नीचे ना रही और दोस्त बड़ी खुशी खुशी वीडियो कॉल पर पूछ रहे कहाँ पहुँचा है। अब वो कहने लगा कि मैं कब्रिस्तान के बीच हूँ, और दोस्त कहने लगे दिखा दिखा कब्रें दिखा। अब वो कहने लगा कि यहाँ अंधेरा है यार, मैं कब्रें दिखा नहीं पाऊँगा। उसके दोस्त कहने लगे टॉर्च चला, पीछे वाला कैमरा ऑन कर, कुछ तो दिखा, कोई कब्र की करीब से फ़ोटो दिखा दे, अगर ज़्यादा अंधेरा है, दूर दूर तक नहीं देखा जाता। अब उसने टॉर्च जलाई, मोबाइल की टॉर्च जलाई, एक कब्र के पास गया। वहाँ कुछ नाम लिखा हुआ था, इमामुल कुछ ऐसा। तो उस कब्र के ऊपर उसने करीब से फ़ोन किया। अब वो नाम पढ़वाया, नीचे जन्म की तारीख, मौत की तारीख लिखी हुई थी। अब उसे देखते ही उसके दोस्त कहने लगे कि भैया ये तो सच में कब्रिस्तान के अंदर है। तो वो तालियां बजाने लगे। इसके बाद सब चुप हो गए और कहने लगे भाई सच में तू कब्रिस्तान के अंदर चला गया, तू दलेर है, सच में तू दलेर है, तेरे अंदर वो शक्ति है कि तू भूतों से लड़ सकता है। अब वो उसको हौसला दे रहे थे या डरा रहे थे, ये मनीष को समझ नहीं आ रहा था। जब फ़ोन कटा, अकेलेपन का एहसास हुआ, तब वो महसूस करने लगा वो डरा रहे थे। अब मनीष कब्रिस्तान के अंदर बैठने की जगह ढूंढ रहा। कब्रों के सिवा उसे और कोई जगह मिल नहीं रही। अब कब्र के ऊपर बैठा थोड़े ना जाता है, उसके नीचे लाश दफनाई गई है। भूत प्रेत छोड़ो, अब किसी मुर्दे के पास आप बैठ जाएं तो डर लगना शुरू हो जाता है। भूतों पर यकीन ना भी करते हो आप। अब उसे बैठने के लिए ऊंची जगह चाहिए थी, वो मिल नहीं रही। इस तरह कब्रों के ऊपर कदम रखता हुआ धीरे धीरे इधर उधर भटकता भटकता एक पेड़ के पास पहुंचा। अब पेड़ के नीचे कुछ ईंटें रखी हुई थी, उन ईंटों पर बैठना उसे सही लगा। इसके बाद जल्दी से उसने हेडफोन लगाए, गेम शुरू कर दी। अब वो गेम चलाने लगा, और ये गेम्स कुछ ऐसी है ना कि इसकी लत सी लग जाती है, बिल्कुल नशे की तरह। जब आप गेम खेलना शुरू हो जाएं तो वो वर्चुअल रियलिटी सही लगने लगती है, और उसे लगने लगा था कि सच में मैं पोचिंकी में हूँ, कब्रिस्तान में थोड़े ना हूँ, पोचिंकी में लड़ाई लड़ रहा। लेकिन कब्रिस्तान में आगे क्या क्या होने वाला था उसे पता नहीं था। पहले तो 10-15 मिनट गेम बड़ी स्मूथ चली, बड़ी बढ़िया चल रही थी, लेकिन उसके बाद जो रेंज थी जैसे कम होने लगी। अब रात के 12-1 बजे ज़्यादातर लोग फ़ोन नहीं चलाते, 10-11 बजे पीक टाइम होता है, उसके बाद सब सो जाते हैं, और शहरों में तब इंटरनेट सबसे अच्छा चलता है, और अब सबसे अच्छी गेम चलनी चाहिए थी, लेकिन गेम रुकने लगी थी। जो सिग्नल थे वो वीक होने लगे थे, और बार बार जो उसकी गेम थी रुक रही थी, वो लैग कर रही थी। इस तरह वो खेलने की कोशिश करता रहा, खेला नहीं जा रहा, और जब खेला नहीं जा रहा तो उसे गुस्सा आ रहा। 1-2 बार उसने कोशिश की, अब इतनी ज़्यादा लैगिंग हो रही थी गेम कि बार बार उसका जो प्लेयर था वो मर रहा था, और वो गुस्से में आकर फ़ोन बंद कर बैठा, क्योंकि उसे चिढ़ थी कि उसकी रैंकिंग ना नीचे हो जाए। अब खेलना तो है, लेकिन फिर भी जो रैंकिंग बनाकर रखी है वो नहीं गिरानी है।
उसने फ़ोन बंद कर दिया। अब वो फिर से गेम से बाहर निकला और ध्यान दिया कब्रिस्तान में हूँ मैं। फिर से घबराना शुरू हो गया। तब उसे लगा गाने सुनने चाहिए, तो वो गाने सुनने लगा। लेकिन अब डर लग रहा था कि गानों में भी मज़ा नहीं आ रहा और गानों के कुछ शब्द उसे ऐसे लगते जैसे डरावने हो कि मैं तेरे इश्क में मर जाऊंगी, मैं तुझे मार दूंगी अगर तू दूर गया। अब मरने मराने की बातें गानों में आ रही थी। जल्दी से उसने गाने बंद कर दिए। अब उसे डर लगने लगा था। कब्रिस्तान में बैठकर रोमांटिक गाने भी सुने नहीं जाते, वो भी डरावने लगने लगते हैं। इस तरह उसने हेडफोन उतारे क्योंकि आसपास की आवाज़ें भी सुननी थी। उसे डर लग रहा था भूत आ जाए, मेरे पीछे खड़ा हो जाए, मुझे पकड़ ले, मुझे पता तक ना चले। फिर हेडफोन जेब में डाले, फ़ोन जेब में डाला। अब किसी तरह से 30-35 मिनट तो निकाल लिए थे। लेकिन अब जैसे 1 बजने के करीब हो रहा था, वहाँ आसपास से जानवरों की आवाज़ें, जैसे कुत्ते के रोने की आवाज़ें। अब पहले एक कुत्ते के रोने की आवाज़, फिर और इकट्ठे कई कुत्तों के रोने की आवाज़ें। अब ये आवाज़ें मनीष को और ज़्यादा डराती गई और यहाँ अचानक हवा चलनी शुरू हो गई। अब इस हवा के कारण जो पेड़ जिसके नीचे वो बैठा था, पत्तों से रिसती हुई वो आवाज़ें अजीब सी लग रही थी और वो और ज़्यादा घबरा रहा था। अब बैठने के लिए और कोई जगह भी नहीं थी, उसे बैठना भी यहीं पर था। और ये आवाज़ें उसे ऐसा लग रही थी जैसे कान में कोई बोल रहा हो। हवा कान से जैसे पास से गुजरती है तो हल्की हल्की आवाज़ करती है, और ये आवाज़ें उसे ऐसे लग रही थी कोई कान के पास आकर बोल रहा हो। फिर उसने अपने दिमाग को समझाया सिर्फ हवा ही तो है, लेकिन वो सिर्फ हवा नहीं थी। कुछ समय बाद उसका सिर सा चकराने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे बेहोशी की हालत में वो गिरने की कोशिश कर रहा हो। उसका सर इतना ज़्यादा हिल रहा था कि कभी उसे कुछ नज़र आता, कभी पूरी तरह से अंधेरा सा छा जाता, कभी उसे उल्टी आने की जैसे हालत हो जाती। इस तरह वो बदबू भी जो कब्रिस्तान में आती है ना, वो उसे परेशान करने लगी थी। अब वो बदबू से इतना परेशान हो गया था कि उससे बैठा नहीं जा रहा था और उसे लगा कि उसे थोड़ा घूमना चाहिए, थोड़ी हवा लेनी चाहिए। इसलिए वो उस कब्रिस्तान से थोड़ा एक तरफ होना चाहता था जहाँ पर कब्रें कम हों। वो चलता चलता उस तरफ जाने लगा तो उसका सर इतना ज़्यादा चकरा रहा था कि 1-2 बार उसका पैर फंसा या वो चकरा कर गिरा। वो कब्रों के ऊपर गिर रहा था। कुछ पत्थर की कब्रें थी, कुछ सिर्फ मिट्टी की कब्रें थी, कुछ के पीछे वो पत्थर के निशान से बने हुए थे, कुछ के पीछे नहीं बने हुए थे। ये कब्रिस्तान मिक्स कब्रिस्तान जैसा था और वहाँ पर बार बार वो गिरे जा रहा। कुछ समय बाद ऐसा होता गया, लेकिन उसे चोट नहीं लगी थी क्योंकि वो मिट्टी ज़्यादातर वहाँ पर थी, घास भी थी। अब वो थोड़ा घबरा कर एक तरफ जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका सर इतना चकरा रहा कि एक सीध में वो चल नहीं पा रहा। जैसे शराबी चलते हैं वैसे चल रहा था, बार बार गिर रहा था। उसको उल्टी आने का मन कर रहा और उसे लगने लगा था कि ये शायद कब्रिस्तान की इस बदबू के कारण है। अब उसने तभी जल्दी से फ़ोन लगाया अपने दोस्तों को। अब उसके दोस्त पूछ रहे क्या हुआ, क्या भूत देखा तूने, पहले फ़ोन क्यों कर दिया। अब उसने कहा कि भूत वूत नहीं देखा यार, मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, मैं गिरने की हालत में हूँ यार, यहाँ से बाहर निकलने में भी मुझे लगता है परेशानी होगी। इसलिए अगर तुम मेरी थोड़ी मदद कर सको तो मुझे कोई पानी वानी दे दो या यार यहाँ से थोड़ा बाहर निकाल दो, उसके बाद मैं दोबारा अंदर आ जाऊँगा। अब उसके दोस्त थे डरपोक। मैं शब्द कोई और यूज़ करना चाहता था लेकिन यार मैं वैसे शब्द यूज़ नहीं करता, अब समझ गए होंगे। उसके दोस्त थे डरपोक। अब वो कहने लगे कि हम वहाँ पर नहीं आ सकते, अब कब्रिस्तान में रात को कौन आएगा। तभी मनीष ने कहा था यार तेरे पापा तो पीकर गिरे होंगे ना, मम्मी साथ होंगी, चुपचाप निकल आओ। उन सब ने मना कर दिया कि देख अब ये तुझे खुद संभालना होगा, हम तेरी मदद नहीं कर सकते। और मनीष के लिए परेशानी इतनी ज़्यादा थी कि फ़ोन पर बात की नहीं जा रही। अब दोस्त पूछ रहे भूत है तो बता, भाग वहाँ से। उसने कहा भूत नहीं है, कोई भूत नहीं है, मुझे भूत नज़र नहीं आया, भूत होते ही नहीं। लेकिन उसकी सेहत जिस तरह से ख़राब हो रही थी ना, ये कब्रिस्तान की बदबू के कारण थी या किसी और कारण, ना उसके दोस्त समझ पा रहे थे ना वो समझ पा रहा था। अब उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद वो कब्रिस्तान में 5 से 10 मिनट रहा होगा। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, 2-3 बार वो उल्टी कर चुका था। उसकी टांगें कांप रही थी, घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसे लगा कब्रिस्तान में लाशें दफनाई होती हैं, कोई लाश की बदबू बाहर की तरफ आ रही होगी, ये मुझसे सही नहीं जाएगी। अब हमारी बॉडी रिएक्ट करती है ऐसी चीज़ों पर। अगर आपके सामने कोई खून पड़ा हो, आपके सामने किसी को बहुत ज़्यादा चोट लगी हो, आप मदद तो करेंगे लेकिन आप घबरा जाएंगे। ऐसी हालत हो जाएगी कि आप बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। कई लोगों को उल्टी आने लगती है कुछ ऐसे कटी फटी चीज़ें देखकर।
तो मनीष के साथ भी वैसा ही हो रहा था और उसे लगा शायद यहाँ लाशों की बदबू मेरे दिमाग पर असर कर रही है, मुझे बाहर निकलना होगा। मैं ऐसा करूँगा, वो दीवार से फांद कर बाहर चला जाता हूँ, बाहर बैठूंगा। उसके बाद टाइम पर अंदर आऊँगा, जब फ़ोन आएगा अंदर दिखा दूंगा मैं यहाँ पर हूँ। इस तरह मैं सिर्फ टाइम पर अंदर जाऊँगा, फिर बाहर आ जाऊँगा। अब वो दीवार के पास था, ईंटें जो बाहर निकली थी उस पर पैर रखकर उसे दीवार फांदनी थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये कर पा सके। उसने ईंटों पर चढ़ने की कोशिश की, सिर्फ मिट्टी के कारण पीछे गिरा और बच गया। अगर मिट्टी ना होती उस पर काफ़ी ज़्यादा उसे चोट लग सकती थी। फिर भी उसे बाहर निकलना था, ये बदबू यहाँ भी आ रही थी। इसके बाद उसने उन ईंटों पर चढ़ने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की। उसका शरीर जैसे ठंडा फिर चुका था। किसी तरह दीवार पर चढ़ा और दूसरी तरफ ऐसे ही धड़ाम करके गिर गया। उसके पैरों की उंगलियों में चोट लगी थी, उसका पैर थोड़ा सा मुड़ा था। अब वो लंगड़ा कर चल रहा था। इस तरह लंगड़ाता लंगड़ाता वो उस कब्रिस्तान से दूर, वहाँ पेड़ लगे हुए थे, जंगली इलाका था, वहाँ एक पेड़ के पास ज़मीन पर बैठ गया। जो उसने पीठ थी उस पेड़ पर लगाई हुई थी, लेकिन उसकी हालत ख़राब थी। वो बदबू उसे यहाँ भी जैसे महसूस हो रही थी। दिन के वक्त कभी सड़क पर बदबू नहीं आती, आज उसे सड़क तक बदबू महसूस हो रही थी। अब मनीष को लगा कि ये बदबू ना मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। हो सकता है मेरे कपड़ों पर वो मिट्टी लग गई है जिसमें बदबू थी, शायद वहाँ कीचड़ था जिसमें ये बदबूदार कोई चीज़ होगी जो मेरे कपड़ों पर लग चुकी है। अब ये बदबू मेरे कपड़ों से आ रही है और ये नहीं जाने वाली। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अब वो घबरा रहा था, उसे समझ नहीं आ रही थी। शर्त जीतनी भी थी, लेकिन हमारी जिद तब तक काम करती है जब तक शरीर में जान रहती है। अगर हमारा शरीर हमारा साथ ना देना तो हमारी जिद भी टूटने लगती है। अब पहले उसकी जिद थी वो साबित करेगा भूत होते नहीं, वो 3 बजे तक कब्रिस्तान में रहेगा। अब उसकी जिद कमज़ोर होने लगी थी और उसे लगने लगा था कि मैं ये जिद जीत नहीं पाऊंगा। तो पहले तो 10-15 मिनट हिम्मत बांधने की कोशिश की। अब 1 बजे अंदर जाने का समय है, लेकिन हिम्मत उसकी काम नहीं आई और उसे लगा कि मुझे यहाँ से घर जाना होगा। फिर उसने अपने दोस्तों को कॉल की कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझसे उठा नहीं जा रहा। दोस्त डरपोक, आप समझ गए होंगे, वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे अपने कमरे से बाहर निकलने की, लेकिन उन्हें डर लग रहा था कि वो जल्दी से निकला। अब कुछ दोस्त वो गालियाँ निकाल रहे, देख मान गया ना, भूत होते हैं, साले डर कर भाग कर आ रहा है। इस तरह उसको गालियाँ निकाल रहे, बता रहे कि तू डर गया है। लेकिन उसका एक दोस्त रोहित कहे जा रहा, कोई बात नहीं, तू वापस आ जा यार, अगर तेरी सेहत खराब है तू वापस आ जा, अब कोई परेशानी मोल लेकर मत आना, तू वापस आ जा, कोई बात नहीं, अब कहने दे इनको जो कहते हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद थोड़ी सी हिम्मत बंधी मनीष की, वो चलकर घर की तरफ आने लगा। घर पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगा करता था अगर वो चल कर आए। तेज चलें तो उससे भी कम समय लगता था। लगभग 1 घंटे में वो रोहित के घर पहुंचा था। बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका, रास्ते में गिरता पड़ता, कई बार बेहोश होने की हालत में पहुंच जाता। पानी पीने की लत, ऐसा लग रहा था तलब थी बहुत ज़्यादा पानी पीने की, पानी उसे मिला नहीं। इस तरह वो जब घर के पास पहुंचा, दोस्त पहले से बाहर खड़े थे। अब उन्होंने जब मनीष की हालत देखी तो सब घबरा से गए। वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, जो उल्टी कर रहा था वो अपने ऊपर कर रहा था और पूरे कपड़ों से बदबू आ रही। अब शायद वही बदबू बार बार मनीष को तंग कर रही थी। अब उसके दोस्त मनीष को घर लेकर गए, अब अंदर लेकर गए, फिर कपड़े बदलने लगे। अब ये जो मनीष था उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उससे चला नहीं जा रहा था, घिसट घिसट कर यहाँ तक पहुँचा था। अब अपने पापा से वो ज़्यादा डरता था, इसलिए यहाँ पर पहुँच पाया, वरना आम इंसान की शायद इतनी हिम्मत ना होती। वो तो पापा पीटेंगे ये सोचकर यहाँ तक पहुँच गया। इसके बाद उसके कपड़े बदले उसके दोस्तों ने, थोड़ा सा पानी उस पर डाला, थोड़ा साफ़ किया, उसके बाद उसे बेड पर लेटाया। रात के लगभग 2 बजे, 2-2:30 बज गए थे ये काम करते करते। इसके बाद जो दोस्त थे ना, वहाँ पलंग वलंग इकट्ठे लगाए हुए थे कि इकट्ठे सोते थे। कई बार ऐसे हैंग आउट एक घर में किया करते थे, तो जो कमरा किसी एक दोस्त का होता सब वहीं पर लाशों की तरह बिछ जाते। इस तरह एक पलंग पर 4-4 लोग सोते, पास में चटाई बिछाकर नीचे कोई सो जाता। यहाँ पर भी ऐसा हो रहा था, लेकिन जो मनीष था ना उसे बेड के बीच में डाला हुआ था। और मनीष देखो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, लेकिन अजीब अजीब आवाज़ें निकाला। कभी कभी वो खर्राटे मारने लगता, आंखें खुली हुई होती, कभी
आवाज़ें लड़कियों की तरह चीखने लगता। अब बार बार वो ऐसा किए जा रहा था। अब उसके दोस्त पूछने लगे तू कर क्या रहा है, तू डराने की कोशिश क्यों कर रहा है, तू डरा रहा है कि तुझ पर भूत का साया है, हम डरने वाले नहीं। लेकिन वो पूरी रात ऐसे ही किया उसने, ना वो खुद सोया ना उसने सोने दिया, और मनीष मानने को तैयार नहीं कि ये आवाज़ें वो निकाल रहा है। अब दोस्तों ने लाइट जलाई थी, उसके मुंह से आवाज़ें निकल रही थी, कोई और नहीं था। इसके बाद सुबह उसकी सेहत थोड़ी सी सही हुई, शायद दिन होने के कारण अब उसको डर कम लग रहा था, उसकी सेहत थोड़ी ठीक हुई तो वो सीधा अपने घर गया। अब मनीष अपने दोस्तों से ये कह रहा था कि भूत नहीं होते यार, ऐसे कब्रिस्तान में हमारी सेहत खराब हो जाती है, शायद बीमारियां होती हैं। दोस्त कह रहे तू वहाँ गया था, भूत ने ये किया, तुझे वहाँ से भगा दिया। अब ये बहस उनमें हुई थी, लेकिन शक्ति नहीं थी बहस करने की मनीष के अंदर। वो अपने जब घर पहुंचा ना, उसकी सेहत थोड़ी थोड़ी फिर से खराब होने लगी। अब दिन में भी उल्टियाँ आती गई। लेकिन अब शाम के वक्त उसके दोस्त मनीष को लेने के लिए आए थे। शाम के वक्त मनीष पूरी तरह से ठीक। अब दोस्त कहने लगे आ क्रिकेट खेलने जाना है। वहां मनीष गुस्सा करने लगा और गालियां निकालने लगा। अपनी मम्मी के सामने माँ बहन की गालियां निकाल रहा था अपने दोस्तों को। अब उसके पापा घर में नहीं थे, वो बाहर थे। अगर पापा मनीष को गालियां निकालते हुए देखते ना तो सच में पड़ोसी देश से ज़्यादा हमले मनीष पर होने थे। फिर भी मनीष गालियां निकाल रहा। अब मम्मी ने पीटना शुरू कर दिया, तू गालियां निकाल कैसे रहा है, तेरे सारे दोस्त ऐसे हैं, तुम सब गालियां निकालते हो, मुझे पता है। अब दोस्त तो भाग गए कि भाई ये क्या कर दिया इसने। अब दोस्त गए, मनीष की पिटाई हुई। मनीष अपने घर में एक तरह से कैद कि तुझे बाहर नहीं जाने देंगे, ये तूने आज हरकत क्या की है। उसके बाद मनीष अपने घर में बिना कपड़ों के घूमने लगा। उसने सारे कपड़े उतार दिए और घर में ऐसे घूमने लगा। अब मम्मी ने फिर से पिटाई की, तू कर क्या रहा है, तू हरकतें कैसी कर रहा है, तुझे हुआ क्या है। अब शाम को बिना कपड़ों के घूम रहा। अब वो नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया करते थे। उसके पापा नॉनवेज खाते थे, मम्मी नॉनवेज नहीं खाती थी। मनीष को भी मम्मी नॉनवेज खाने नहीं देती थी कि तू भी भगवान का नाम ले, नॉनवेज घर में नहीं खाएंगे, पापा खाते हैं तो खाने दो। अब मनीष के पापा भले ही आर्मी में थे, लेकिन मम्मी से डरते थे। अब मम्मी कहने लगी कि बेटे को चिकन नहीं देना है तो नहीं देना है। लेकिन रात के 9 बजे जब मनीष के पिता वहाँ घर में आए थे, मम्मी ने सब कुछ बताया। ये गालियाँ निकालता है, ये बिना कपड़ों के घर में घूमने लगा है, ये पागल हो गया है। अब वो मनीष के कमरे में गए और जो उन्होंने देखा ना, उसने होश उड़ा दिए थे मनीष के मम्मी के और मनीष के पापा के। चिड़िया का एक बच्चा, शायद घर के बाहर एसी लगा था, वहाँ पर कोई घोंसला होगा, तो मनीष ने वो चिड़िया का बच्चा वहाँ से उठाया था, जिंदा खा रहा था उसे। अब चिड़िया के बच्चे के सर को ऐसे खींचकर उसने तोड़ा, बिल्कुल सामने मनीष के पिता के। अब उसके बाद उसे चबाने लगा। अब जो खून था वो सफ़ेद चादर पर गिर रहा था और ये देखकर झटका लगा था मनीष की मम्मी को, क्योंकि मनीष की मम्मी कहे जा रही थी कि ये नॉनवेज नहीं खाना है, ऐसे मांस नहीं खाना है, अपनी तरफ से कोशिश करो कि ज़रूरत नहीं है मांस खाने की और चीज़ें खाओ। अब पिता चाहते थे कि अगर खाना चाहता है तो ठीक है, नहीं खाना चाहता तो मैं ज़िद नहीं करूँगा। लेकिन जिंदा पक्षी को, और पक्षी नहीं पक्षी के बच्चे को ऐसे खाते हुए देख वो दोनों थोड़ा सा घबरा गए। इसके बाद मम्मी तो पीटना शुरू हो गई, झाड़ू से मारना शुरू कर दिया। लेकिन जो मनीष के पिता थे वो गुस्सैल थे, लेकिन वो अब हालात को कुछ समझ रहे थे कि ये तो कुछ अलग है, ये मेरी समझ से बाहर है। अब आर्मी में आपको लड़ना सिखाया जाता है, लेकिन टैक्टिक्स भी सिखाए जाते हैं। आप दिमाग पढ़ना चाहते हैं सामने वाला क्या सोच रहा है, और मनीष के पिता को लग रहा था यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसने मनीष से पूछना चाहा, समझाना चाहा, क्या हुआ, तेरा नॉनवेज खाने का मन कर रहा था, मुझे बताता, मैं बाजार से ले आता और तेरी मम्मी को खुद समझा देता। मेरी बात थोड़े ना मना करती ना, मैं खुद ब खुद तेरी मम्मी से लड़ता कि इसे खाने का मन कर रहा है, तू बता, तू खाना चाहता है, मैं लेकर आता हूँ। अब मनीष जवाब नहीं दे रहा, वो तो उस चूजे को खाने की कोशिश किए जा रहा। अब वो ऐसे कर रहा था जैसे कोई पागल इंसान हो ना, मांस खाने के लिए तड़प रहा हो, या हम कह सकते हैं कोई ज़ॉम्बी जो किसी लाश को खा रहा हो, वो ऐसे खा रहा था। मनीष के पिता समझा रहे, मनीष की मम्मी मार रही, वो तो बात भी नहीं कर रहा, वो तो मांस खाने में लगा हुआ। फिर मनीष के पापा ने मारना शुरू किया, 2-4 झापड़ मारे, इतना भारी हाथ था कि मनीष हिल गए। अब वो चूजा मरा हुआ एक तरफ गिरा हुआ, मुंह में खून लगा हुआ, वो जानवर जैसा लग रहा था। मनीष ने फिर उसे छोड़ा। उसके बाद उसे जैसे थोड़ा सा होश सा आने लगा और वो पूछने लगा कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा, तू इसे क्यों खा रहा था,
तो मनीष कहने लगा, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, कुछ जिंदा खाने का मन कर रहा था। अब ये कहा मनीष ने, और उसके पापा बहुत हैरान। सच बता, जिंदा खाने का या नॉन वेज खाने का? उसने कहा, मांस खाने का, लेकिन कच्चा। अब ये बातें मनीष के पापा के सर के ऊपर से मनीष की मम्मी भी समझ नहीं पा रही। मांस खाना है लेकिन कच्चा खाना है। अब ऐसी आदत तो किसी को भी नहीं लग सकती। अगर दोस्त भी खाते हैं, इसे चुपचाप खिलाते भी हैं, तो ये नॉन वेज पका हुआ खाएगा ना, कच्चा मांस कौन खाता है? और बार बार उसे ये कहने में संकोच नहीं हो रहा था कि मुझे मांस खाने का मन कर रहा है किसी जिंदा का, यानी कि चूजा, मुर्गी जिंदा, उसे जिंदा खाने का मन कर रहा था। ये बात सुनकर उसके पिता भी बहुत घबरा से गए। अब रात का वक्त हो गया था, तो उन्होंने पहले तो उसे पीटा, उसके बाद कहा कि तू कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, तेरे दोस्त पागल हो गए हैं, अब तुझे कुछ ना कुछ उन्होंने किया है, कल वहाँ रहकर आया ना, उसके बाद से ये हरकतें कर रहा है। वो रात मनीष के लिए बहुत डरावनी थी। मनीष का दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। वो खाना मांग नहीं रहा था माँ से। माँ ने रोटी दी, उसने कहा मैं ये नहीं खाऊंगा, ये खाने का मन नहीं है, मैं पानी नहीं पीऊंगा। अब बेड पर बार बार लोटे जा रहा, चीखें मार रहा। उस रात उसने इतनी चीखें मारी थी कि उसके माता पिता सो नहीं पाए थे। बार बार उसे पीटा था कि मम्मी ने 2-3 बार झाड़ू से पीटा, 2-3 बार पिता ने पीटा। अब पीटने के बाद वो रोने लगता, कोने में बैठ जाता। उन्हें तरस आने लगता कि कोई बात नहीं, हमारा बेटा है, आज क्या कर रहा है, बीमार है या क्या कर रहा है। कुछ देर बाद वो गालियां निकालना शुरू हो गया अपने पिता को, माँ बहन की गालियां, अपनी मम्मी को गालियां निकालने लगा। अब ये देखने के बाद उसके पिता को और ज़्यादा गुस्सा। अब हाथ से पिटाई नहीं चल रही थी, अब डंडे से पिटाई चल रही थी, और वो भी अपनी एड़ियों पर। अब घुमा घुमा कर उसके पिता ने जो एड़ियों पर डंडे मारे ना, उसकी एड़ियां दर्द करने लगी। लेकिन वो हरकतें अजीब कर रहा था। उसे डर नहीं था कि उसकी पिटाई हो रही है, उसे दर्द नहीं हो रहा था। जब उसके पिता वो डंडा घुमा कर मारते ना, तो उसके टकराता, नीले रंग का निशान बन जाता, लेकिन उसकी टांग सूज जाती, वो हिलता नहीं। जैसे किसी लोहे पर या लकड़ी पर मारते हैं ना, वो लकड़ी को, निर्जीव चीज को कौन सा दर्द होता है? वो लकड़ी हिलती थोड़ी ना है, चीखती थोड़ी ना है। इंसानों को अगर चोट लगे हम चीखते हैं। मनीष चीख नहीं रहा था, हंस रहा था, गालियां निकाल रहा था। तब मनीष के पिता को शक होने लगा कि ये कुछ गड़बड़ है, या तो इसका दिमाग हिल गया है या बात कोई और है। वो रात बड़ी मुश्किल से निकाली थी उन्होंने। उसके बाद अब जो मनीष की मम्मी थी ना, वो धार्मिक थी, इसलिए सबसे पहले मनीष की मम्मी को यही शक हुआ कि भूत प्रेत का साया है, इस पर कोई भूत का साया आ गया है, इसको किसी बाबा के पास दिखाना होगा, तभी निवारण हो पाएगा। अब अगले 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक मनीष की मम्मी और पापा में बहस होती गई। पापा आर्मी में थे, इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। मम्मी धार्मिक थी, इन बातों पर यकीन करती थी। वो कह रही थी भूत का साया है, पापा कह रहे थे नहीं, ये पागल हो गया है। अब घर में मम्मी पापा की लड़ाई में कौन जीतेगा? मम्मी जीतेगी। मम्मी कहने लगी बाबा के पास जाना है तो जाना है। अब पापा क्या करते? खाना नहीं मिलता अगर मम्मी से लड़ाई करते, तो उन्हें जाना पड़ा। वो पास के ही एक बाबा के पास गए। अब वहां पर झाड़ फूक करवाने का पूरा प्लान था। अब मनीष को वहां ले जाने में बहुत परेशानी हुई। वो एक ऑटो रिक्शा लेकर वहां तक गए थे, और ऑटो रिक्शा दोनों तरफ से खुला होता है। कभी मनीष इधर से निकलकर भागने की कोशिश करता और भाग भी जाता, कभी इधर से निकलकर भागता। पापा आर्मी में थे, बहुत भागा करते थे, भाग भाग कर पकड़ते और घसीट घसीट कर ऑटो में डाल देते। वो फिर से भाग जाता। 2-3 बार भागा, बड़ी मुश्किल से उस बाबा के पास लेकर गए, और वहां पर शर्मिंदा हो रहे उसके पिता कि ये मेरा बेटा हरकतें कैसी कर रहा है। और जैसी जगह पर वो आए हुए थे, एक आर्मी वाला इन चीज़ों में यकीन करता है, तो लोग भी शायद उस पर हंसेंगे, इसलिए उसके पिता थोड़े शर्मिंदा से थे, मुंह पर मास्क डाला हुआ था। इस तरह वहां अपने बेटे को लेकर आए। वहां पर झाड़ फूक पहले तो बाबा करने लगे, फिर कहने लगे इस पर कोई भूत का साया लगता है। झाड़ फूक हुई, फिर उसकी सेहत थोड़ी सी सुधरी, उसे होश सा आया। जब हम बहुत बीमार होते हैं, या कह सकते हैं हमें बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा होता है, ऐसा लगता है दुनिया बेकार है, हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत दर्द होता है। जब दवाई असर करती है तो सांस आती है कि हाँ एक मुसीबत से निकले हैं। उसे ऐसा एहसास हो रहा था। भारी सर अब ठीक हो गया था। अब वो अपनी मम्मी पापा की तरफ देख रहा, उसकी हालत बहुत ख़राब, उसने कुछ खाया नहीं था कल से। इसके बाद बाबा ने कहा कि इस पर झाड़ फूक हो गई है, भूत दूर चला गया होगा। जब उसे घर लाया गया तब वो किचन में जाकर हंसने लगा। अब किचन में बैठ गया और हंस हंस कर एक लड़की जैसी आवाज़ में कहने लगा कि
कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। और तब मनीष के पापा और मम्मी ने देखा था आखिर ये क्या हो रहा है, या तो ये पागल है। अब मम्मी ने कहा कि बाबा के पास दिखा लिया, अब साइकेट्रिस्ट के पास दिखाते हैं। तब वो एक डॉक्टर के पास गए। अब साइकेट्रिस्ट खुद हैरान कि ये हरकतें कैसी कर रहा है। उन्होंने दवाई दी, एक नींद की दवाई थी, एक पेन किलर्स थे और कुछ एंग्जाइटी की दवाई दी। यही दी जाती है जब किसी के ऐसे हालात शुरू होते हैं। तब ये दवाई से थोड़ा सा शरीर उसका ठंडा हुआ, थोड़ा वो हरकतें कम करना शुरू हो गया। जब वो घर पहुंचे फिर से वो भागकर किचन में पहुंच गया। अब सर पर उसने पानी डाला, बिल्कुल वो पुनीत सुपरस्टार की तरह, और वैसे उसने पानी डाला और वो चीखें मारता जा रहा था जैसे उस पर किसी का असर था। जब वो घर से बाहर निकलता, कुछ ठीक होता, घर आते ही दोबारा उसकी हालत वैसी हो जाती। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था। शाम के वक्त फिर से वो उसे बाबा के पास लेकर गए, फिर से ऑटो में लेकर गए थे। अब मिडिल क्लास के पास बाइक होती है, गाड़ी नहीं होती, तो क्या करें। अब इतने लोगों को ले जाने के लिए एक ऑटो का ही सहारा लेना पड़ेगा ना। अब टैक्सी करवाने के लिए इतने पैसे नहीं थे उनके पास, इसलिए ऑटो से फिर से वो भागने की कोशिश करता और जो मनीष के पिता नहीं करना चाहते थे उन्हें वो करना पड़ा। उसकी छाती पर, गले पर पट्टा डालना पड़ा, उसे बेड से लपेट कर उसे पकड़ा गया था। और इस बात को देखकर बार बार रो रहे थे मनीष के पिता कि ये क्या करना पड़ रहा है, बेटे को कैसे पकड़ना पड़ रहा है। इसके बाद उन्होंने मनीष को उस बाबा के पास ले जाकर थोड़ी सांस ली। अब बाबा कहने लगे झाड़ फूंक तो पूरी की, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भूत शरीर पर कब्जा करके बैठा हो और झाड़ फूंक से इसका निवारण ना हुआ। तो बाबा को लगा ये और बड़ी गड़बड़ लगती है। अब उन्होंने मनीष से पूछा आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अब मनीष बोलने की हालत में नहीं, वो तो ज़मीन पर लेटा हुआ, बहुत ज़्यादा थका हुआ, उसे जैसे उल्टी आ रही थी और वो लेट रहा था, लोट रहा था। अब मनीष के पापा को लगा अगर किसी को पता है तो दोस्तों को पता है, तो उन्होंने फ़ोन लगाया कि जल्दी यहाँ पर पहुँचो। सब दोस्तों को फ़ोन लगाया, कुछ मना कर रहे थे तो मनीष के पापा ने कहा तुम्हारे पिता को फ़ोन करूँगा, यहाँ पहुँचो, बहुत बड़ी गड़बड़ है, अगर नहीं पहुँचे ना तुम तीनों को जेल भिजवाऊंगा और ये मेरी जिम्मेदारी, कैसे पहुँचाना है। आर्मी में था मैं, पुलिस में मेरी जान पहचान है। अब ये सुनकर बिना घर बताए उसके सारे दोस्त वहाँ बाबा के पास पहुँच गए, वो घबराए हुए। अब मनीष के पिता का जो डर, दहशत थी ना दोस्तों में भी थी। अब मनीष के पिता ने भारी आवाज में पूछा पूरा सच बताओ, अगर एक बात भी छिपाई। मनीष ने सब बता दिया है, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। एक बात झूठी निकली यहीं पर पीटूंगा, जैसे दुश्मन को पीटते हैं ना, बिल्कुल सजा देते हैं, 3rd डिग्री टॉर्चर मैं तुम्हारे साथ करूंगा। बताओ क्या हुआ। बस ये बात काफी थी, पूरी बात उगल दी। कब्रिस्तान की बात, रात को रोहित के घर में रहने की बात, कब्रिस्तान में बिताया हुआ वो समय, उसके बाद घर आने के बाद ये हालत, सब कुछ बता दी। अब मनीष के पिता को जो गुस्सा था वो शांत हो गया था। उन्हें सच पता लग गया था कि बच्चों ने बेवकूफ़ी की है, लेकिन अब शुरुआत कहाँ से हुई है वो जानते हैं। ये बात बाबा को बताई गई और बाबा अब समझ गए थे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तब बाबा ने अपने 3-4 साथियों को बुलाया। अब वो मनीष को लेकर एक कब्रिस्तान में पहुंचे। अब उस कब्रिस्तान में उन्होंने झाड़ फूंक शुरू की और वहाँ जैसे ज़मीन पर लेटाकर, जैसे कब्र जैसा बनाकर बार बार उस पर झाड़ फूंक की जा रही थी। और वहाँ एक ही तरह की झाड़ फूंक 5-6 बार की गई। ये झाड़ फूंक करने के बाद तब जाकर सांस आई थी मनीष को। वो थोड़ा ठीक हुआ, वो बात कर रहा था, कमज़ोर हो गया था लेकिन बात कर रहा था। पिताजी मैं माफ़ी मांगता हूँ, वो ये कह रहा था। इसके बाद बाबाओं ने कहा, तो सब बाबा कहने लगे कि अब ये ठीक है, इसने जो गलती की उसकी से सज़ा मिली। कब्रिस्तान में कई आत्माएं होती हैं। अब वो आत्माएं किसी पर हमला थोड़े ना करती हैं। दिन के वक्त भी वहाँ लोग जाते हैं, रात को भी वहाँ जाते हैं, लेकिन ऐसे कब्रों पर रात के वक्त गुजरते नहीं। वहाँ शायद कई बुरी आत्माएं थी जो ऐसे शिकार को ढूंढ रही होंगी। अब रात के वक्त कब्रिस्तान में कौन रह कर आता है। इस बच्चे ने वो बेवकूफ़ी की, वहाँ जाकर उन्हें जलील किया। वहाँ पर वो कई आत्माओं ने इसे अपना शिकार बनाया, अपना घर बनाया। हर एक इंसान की एक अलग गंदी आदत होती है, एक अच्छी आदत होती है, और ऐसी प्रेत आत्माओं की सारी गंदी आदतें ही होती हैं। वो सारी आदतें इसके अंदर थी। मांस खाना, जिंदा किसी को मारना,
वो कातिल लोग हो सकते हैं, वो अपराधी हो सकते हैं जिनकी लाशें यहाँ दफनाई गई, वो सब आत्माओं ने इसके शरीर को घर बनाया और वैसी हरकतें ये करने लगा। इसके बाद उन्होंने उसकी कलाई पर काले रंग का धागा बांधा, उसे कहा कि तुम्हें हनुमान चालीसा का जाप करते रहना होगा जितने भी आगे आने वाले दिन हैं। जब तुम्हें लगे तुम्हें घबराहट हो रही है, तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है। और ये वो दिन था जिसके बाद से मनीष भी भूतों पर यकीन करने लगा। उसे कोई भूत नज़र नहीं आया। अगर कोई कहे तुम्हें भूत नज़र आया था, कैसा दिखता था, तो वो ये नहीं कह सकता भूत कैसा दिखता है, उसे नज़र तक नहीं आया। लेकिन उसके घर वाले बताते हैं उसके साथ जो जो हुआ ना, हर चीज़ मनीष को भी याद नहीं और बड़ी मुश्किल से मनीष बच पाया। इसके बाद शायद उसके साथ क्या क्या होता कोई समझ नहीं पाता। ये घटना के बाद मनीष बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन जब भी वो डरता है हनुमान चालीसा का जाप करता है। वो अब भी भूतों पर पूरी तरह से यकीन नहीं करता क्योंकि उसने देखा नहीं था, लेकिन वो कोई भी गलती, इस तरह कब्रिस्तान में जाना, किसी शापित चीज़ को हाथ लगाना, इस चीज़ से दूरी बना कर रखता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? थोड़ी कहानी लंबी हो गई क्योंकि आप डिमांड कर रहे थे मैं थोड़ी लंबी कहानियाँ लेकर आऊँ, तो ये थोड़ी लंबी कहानी लेकर आया, लेकिन बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। मुझे खुद इसकी जब जानकारी मिली मुझे काफ़ी अजीब सा लगा था। इसकी जानकारी को मैंने अपनी आवाज़ में आपके सामने प्रस्तुत किया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको मेरी आवाज़ कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, क्या अच्छा लगा ये कमेंट्स में बताएं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।